Thank you. Okay, so let's start. Welcome, sir. Let's start the topic, which is income from capital gain. Income from capital gain. Okay, charging section is the charging section of income 45. is 45. Yes, absolutely right. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है. Okay, one second. Check करो. दिख रहा था, वॉइस भी ब्रेक हो रहा है. हाँ सर. Okay, now I'm audible. Yes, sir, you are audible. Okay, so income from capital gain, the charging section is 45. Okay, charging section of house property is charging section of house property is $22. yes, absolutely right. अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है. नहीं सर, वॉइस तो क्लियर है. Okay, because response नहीं आ रहा ना, that's why I'm asking. Okay, अच्छा, so this is your second lecture or third one or first? सर फर्स्ट लेक्चर. So इतनी बैटरी क्यों डाउन है? हाँ. ओके, चलो एक मैं शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ. सो आर यू विलिंग टू लिसन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके, सिंपल एंड शॉर्ट स्टोरी, बट मीनिंग जो है उसका बहुत डीप है. ठीक है, ध्यान से सुनना. शॉर्ट स्टोरी है लेकिन डीप है नहीं. ओके, सो एक बार क्या होता है, एक फैमिली होती है जो हिली एरिया में रह रही है. हिली एरिया मीन्स जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर. तो एक बार क्या होता है, वो जो फैमिली की मम्मी होती है, ठीक है, मदर, वो अपने बच्चे को डांट देती है. छोटा बच्चा होता है, ठीक है, 4-5 इयर्स का, उसको डांट देती है. तो बच्चा जो है नाराज हो जाता है. ठीक है, नाराज हो जाने के बाद में फिर मम्मी को आई हेट यू बोल के और भाग जाता है घर से. मतलब ऐसी घर से निकल जाता है, भागने जाता है, मतलब ऐसा वाला भागने जाता है, घर से बाहर निकल जाता है. एंड देन वहाँ पे थोड़ा सा हिली एरिया ऊपर साइड में टॉप पे जाके थोड़ा सा उसको चिल्लाता है जोर से. ठीक है, जोर से चिल्लाता है, आई हेट यू. उसको रिटर्न वापस से, पता है ना, हिली एरिया में जो वॉइस होते हैं, इको होते हैं, है ना, इकोइंग वॉइस होता है. सो वापस से रिटर्न आवाज आता है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू. तो जब ऐसा रिटर्न में आवाज सुनता है, बच्चा जो है घबरा जाता है, डर जाता है, वापस आता है घर पे मम्मी के पास और मम्मी को पूरी स्टोरी बताता है. मम्मी मम्मी मैंने आई हेट यू कहा, तो वापस से किसी वहाँ पे एक और बुरा बच्चा है, ठीक है, बैड बॉय है, वो मुझे फिर से आई हेट यू कह रहा है. मम्मी तो समझ जाती है कि हाँ, इकोइंग वॉइस की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, हिली एरिया. तो मम्मी इस बार बोलती है कि जाओ इस बार आप आई लव यू कहना. तो जाता है फिर से बच्चा और मम्मी की बात सुन के फिर से वहां पे जाता है वो साइड में, ठीक है, हिली एरिया में, और फिर से जोर से चिल्लाता है, आई लव यू. तो अब उसको रिटर्न में फिर से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सुनाई देता है. सो बच्चा जो है वो समझ जाता है कि लाइफ भी ऐसे ही है, जो हम दूसरों को प्रोवाइड करेंगे वही रिटर्न बैक आने वाला है. ठीक है, जो आप बिहेव करोगे जैसा दूसरों के साथ, आप वैसा ही बिहेव आपको भी रिटर्न मिलेगा. सो कहते हैं ना कहावत, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो, है ना. अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो फिर आपको आम थोड़ी ना मिलेगा, वही कांटे ही मिलेंगे बबूल. ठीक है, सो दैट्स द शॉर्ट स्टोरी. स्टोरी एंड्स. आई होप कि इसका कंक्लूजन भी आपको समझा होगा, स्टोरी समझ में आई होगी. Yes, sir. Okay, so let's start with our topic, income from capital gain. Capital gain basis of charge section 45, इसमें हमने पढ़ा था. ठीक है, कैपिटल गेन किस पे होता है? कैपिटल गेन किस पे होता है? टेल मी. Capital asset. यस, कैपिटल असेट्स पे. ओके, एंड कैपिटल असेट्स कौन सी चीजें होती हैं? मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे. ठीक है, कैपिटल असेट्स के. क्लियर? उसमें मूवेबल, इमूवेबल, फाइनेंशियल असेट सारे इन्वॉल्व होते हैं. देन उसके बाद में आपको बताया था मैंने
कि अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से आपने कोई प्रीशियस मेटल्स या फिर इंपॉर्टेंट चीजें अटैच करके उसको सोल्ड आउट करी है, तो भी गवर्नमेंट क्या कहती है, दैट विल बी, वी विल अज्यूम कि वो डीम करेंगे कि हम वो क्या है, वो कैपिटल असेट्स है, एंड देन उस पे आपको प्रॉफिट हुआ, देन वी विल चार्ज अंडर द हेड कैपिटल गेन. देन उसके बाद में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स? How many types of capital assets? Two types: short-term capital asset and long-term capital assets. Okay? Short-term capital assets and long-term capital assets. अगर आप short-term capital asset sold करोगे और आपको profit हुआ, then it will be known as short-term capital gain. And in case of loss, short-term capital loss. Okay? Similar to long-term capital assets, profit हुआ तो long-term capital gain, and loss हुआ तो long-term capital loss बोलेंगे. ठीक है? And how do we बाइफरकेट कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है? फॉर एग्जांपल मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा? टेल मी, इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कैसे होगा? बाइफरकेट कैसे करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है या लॉन्ग टर्म? टेल मी. सर 36 मंथ यस, से अगर कम है तो शॉर्ट टर्म. Below less than 36. equal to 36. yes, less than equal to 36 months, then short term capital assets, and more than 36 months, then long term capital assets. Long term. Movable property, okay, like furniture, machinery, vehicle, computer, etc. Okay. Then in case of financial asset, in case of financial asset, yes, फाइनेंशियल एसेट में भी दो होगा, लिस्टेड एंड नॉट लिस्टेड. listed का बताओ पहले. लेस देन इक्वल टू 12 months. Yes, less than equal to 12 months, then short term capital assets, and more than 12 months, long term लॉन्ग टर्म. okay, listed का. Okay, and in case of unlisted company, लेस देन इक्वल टू 24 months. less than equal to 24 months for unlisted, and more than 24 months, long term capital assets. Okay, so ये हो गया. And then next one is immovable. Immovable property के केस में क्या होगा? Tell me. लेस देन इक्वल टू 24 months. Less than equal to 24 month and greater than 24 month, तो वो long term capital assets हो जाएगा. Less than equal to तो वो short term capital assets. Okay? Very good. So यहाँ तक हो गया था. Then उसके बाद में मैंने आपको फॉर्मेट कराया था. ठीक है? फॉर्मेट याद है किसी को? क्या कराया था फॉर्मेट में? इसको हमने दो पार्टीशन कर दिया था. यस सर. ठीक है? फटाफट लिख देता हूँ मैं. शॉर्ट टर्म capital gain and long term capital gain. Okay, so first one is full value of consideration. Full value of consideration means selling price. Okay, amount आ गया यहाँ पर. then उसके बाद में क्या आ जाएगा? minus cost of acquisition minus cost of improvement minus brokerage or transfer fees. Then we will get short term capital gain और capital loss. अगर positive आया then gain, negative आया तो loss. Okay. In case of long term, इसमें क्या करा था हमने? Full value of consideration इसमें भी लिखा था. Then minus dash cost of acquisition minus ये स्पेस छोड़ा था हमने cost of improvement, and then इसमें स्पेस नहीं छोड़ा था, directly brokerage और transfer fees. This is long term capital gain or capital loss. Okay. हाँ, तो मैंने एग्जांपल याद है आपको दिया था. कौन सा एग्जांपल दिया था ये एक्सप्लेन करने के लिए? याद है किसी को? थोड़ा बताओ जरा, याद दिलाओ मुझे. 1980 का याद आया? 1980 में किसी ने 10 lakhs में वो लिया था घर. निधि का एग्जांपल लिया था. हाँ हाँ हाँ, सो निधि के डैडी ने
1980 में 10 लाख रुपीस का फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करा था, ठीक है, एंड उसको 2020 में सोल्ड किया, कितने में, हाउ मच, 20 लाख में 2020 2 करोड़, 2 crores में सही है। 2 करोड़। यस 2 करोड़ में सोल्ड करा। अरे 1980 में 10 लाख का परचेस करा था, तो आज रेट क्या चल रहा है आपको पता है ना आपको, ठीक है, लैक्स में नहीं है, ओनली सीआर। एंड लिखते भी कैसे आप लोग पता है, ऐसा बैनर होगा होर्डिंग्स बड़ा सा, ठीक है, 40 by 40 का, एंड 2 BHK या फिर 3 BHK लिखा होगा, एंड देन वहां पे लिखा होगा 4.36 CR। वहां तक तो ठीक है, लास्ट में ओनली क्यों लिखते हो भाई, ओनली है वो, मतलब 4.36 है ओनली। हाँ ये ले भाई, चुट्टा ले और मेरे को दे दे, बुक कर दे, हाँ ओनली। सो फॉर एग्जांपल कि कितने में परचेस करा, 10 लाख, ओके, एंड देन उसके बाद में 10 लाख में परचेस किया एंड उसको 2 करोड़ में सोल्ड कर दिया, लेकिन सेलिंग करने के टाइम पे कुछ ट्रांसफर फीस फॉर एग्जांपल 5 लाख, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, कैपिटल गेन कितना होगा, टू करोड़ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 185 ओके 1 करोड़ 85 लाख। ऑल आर एग्री विथ रोहित, सबका आंसर यही है या फिर सरली कोई दूसरा आंसर मैं देना? बोला सर वो अली ने बोला। अच्छा एली ने बोला, ओके, सो ऑल आर एग्री विथ एली या फिर कोई दूसरा आंसर देगा, चल मी, नहीं समझ में आया, सेलिंग प्राइस 2 CR, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, ब्रोकरेज या फिर ट्रांसफर 5 लाख, सो ऐसा आंसर राइट है या रॉन्ग है ये तो बताओ, एक साइड ही रहो या यस नो बीच में बताओ। सर नहीं ऐसे पूछ रहे, कुछ तो डिफरेंट होगा मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ तो डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा रोहित, जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन, देखते हैं आप लोग, जस्ट 30 सेकेंड्स, ठीक है, 30 सेकेंड्स है आपके पास, बस बताओ, बाकी लोग भी ट्राई करो क्या होगा। सर कुछ टैक्स डिडक्शन होगा क्या? टैक्स डिडक्शन, हाँ तो वो तो डिडक्शन दे दिया ना हमने, माइनस कर दिया ना, जितने में खरीदा था वो तो माइनस कर दिया ना, और जो खर्चा हुआ था उसका ट्रांसफर करने पे वो भी हमने माइनस कर दिया। नो कोई नहीं, किसको भी समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली है बहुत सिंपल, ठीक है, जस्ट अभी मैं बता दूंगा ना, तो ये मत बोलना सर यहाँ तक आ गया था, समझ में आ गया था सर, बोलने ही वाला था एंड वगैरह एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ओके, सो लेट मी टेल यू कि जस्ट मुझे ये बताओ कि जब 1980 में वो हाउस प्रॉपर्टी हमने 10 लाख रुपए में परचेज करा, ठीक है, और उसको देखो परचेज कौन से ईयर में था, 1980, सेल कौन से ईयर में हुआ, 2020, 40 इयर्स बाद, ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो 1980 में जितना उस टाइम पे था सेम कॉस्ट आज भी उतना ही होगा? नहीं सर, नो सर। एब्सोल्युटली नॉट। क्या 100 रुपीज 1980 का 2020 में 100 रुपीज की वैल्यू 100 ही होगी? बोलो, चेंज हो गई है ना, है कि नहीं? सो सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या करना है, 1980 में 10 लाख रुपीस था वो हाउस प्रॉपर्टी का प्राइस, आपको क्या करना है, यू हैव टू इंडेक्स्ड द हाउस प्रॉपर्टी अमाउंट, आपको वो हाउस प्रॉपर्टी के प्राइस को आज के वैल्यू पर लेकर आना है, ठीक है, नहीं तो फिर अगर देखा जाए तो आप जस्ट 10 लाख रुपीस माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना हो गया 1.85 CR का
उसको कैपिटल गेन होगा, इस पे टैक्स कितना हाई चार्ज होगा? तो मुझे बताओ, कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड करेगा अपना? कोई नहीं बेचेगा, है कि नहीं? वो गिफ्ट गिफ्ट खेलते रहेंगे, हाँ गिफ्ट दे दिया, इसको गिफ्ट दे दिया, उसको गिफ्ट दे दिया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 10 लाख रुपीस जो है 1980 में प्राइस था, इसे हमें 2020 पर लेकर आना है। आई बात समझ में? देन उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, बिकॉज 10 लाख 1980 का आज के 10 लाख के बराबर है? No, sir. नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो वो 10 लाख को हमें आज के 2020 के डेट के हिसाब से लेकर आना पड़ेगा, देन वी विल डिडक्ट, ठीक है। सिमिलरली देखो, इसलिए यहाँ पे जो मैंने डैश दिया है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दोनों जगह से माइनस क्या होगा, ठीक है, इंडेक्स वाला। अगर, और ध्यान रखना ये जो इंडेक्स है ये किस में एप्लीकेबल होगा, ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओनली इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म में देखो एप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्टली हमने जो अमाउंट था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को डायरेक्टली हमने माइनस करा, बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म you have to indexed cost of acquisition and indexed cost of improvement, okay, and वो पहले के प्राइस को आज के अमाउंट पे लाना है, देन वहां से माइनस कर। अच्छा, ब्रोकरेज होगा, ब्रोकरेज में भी इंडेक्स्ड होगा? नहीं सर। No. नहीं, वो तो 2020 में ही पे कर रहे हैं ना, तो उसका इंडेक्स नहीं निकाला, ओके। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है सर। तो हाउ डू वी फाइंड आउट की कॉस्ट ऑफ ये कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक CII प्रोवाइड किया है, CII। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इसका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, या तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा या फिर गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा। ये स्टार्ट कब से हुआ है, 2001-2 से, ठीक है। 2001-2 का 100 रुपीज ऐसा करके लिस्ट दिया है, एंड देन वैसे ही करते करते 2002-3 का, फिर उसके बाद में कंटिन्यू। आज का क्या हो गया, 2019-20। आज के टाइम में कितना हो गया, आई थिंक 289 है समथिंग इंडेक्स। ऐसे करते 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ऐसे करते करते कंटिन्यूअसली कहां तक आ गया, 2019-20 तक, ठीक है। सो 1920 का इंडेक्स प्राइस इज 289। ये 289 क्या है पता है आपको? जो 2001 में 100 रुपीस की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीस थी किसी भी चीज की, तो वो 2019-20 तक 2019-20 तक आते आते उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई, 289, मींस ऑलमोस्ट 300% बढ़ गई। Am I right? Or am I right? है कि नहीं? Yes, sir. 2001-2 में 100 था, Yes, sir. 1920 में 289 हो गया, ऑलमोस्ट 300%, ठीक है। तो वैसे आप अगर ये सोचो कि 2000 वो जो 10 लाख रुपीस हमने एग्जांपल देखा 1980 का, उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करना। बट सर आई हैव अ डाउट, यहाँ पे आपने बोला कि इंडेक्स नंबर जो है वो 2001-2 से स्टार्ट है, क्या इसके पहले किसी ने घर नहीं खरीदा होगा, किसी ने हाउस प्रॉपर्टी परचेस नहीं करा होगा? क्वेश्चन है कि नहीं? टेल मी, किसी ने नहीं परचेस करा होगा? CII भरने की जरूरत नहीं है। यस सर तो फिर उसको CII का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, उसको CII का फर्क नहीं पड़ता, तो गवर्नमेंट कहती है हम फर्क पड़वाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सेज कि हम फर्क पड़ाएंगे। कैसे? अगर आपने बिफोर 2001-2 के पहले अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करा है, एक्विजिशन करा है, ठीक है, तो उसका वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे 1980 का हमने वैल्यू लिया, तो 1980 का वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 लाख लिया था ना हमने, 1980 का वैल्यू हमने 10 लाख लिया, तो ये तो बिफोर इसके हुआ, उसके पहले तो CII था ही नहीं, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, हम 1980 का आपका 10 लाख में खरीदा था, तो हम क्या करेंगे इसको 2001-2 का 2001-2 के टाइम पे उसका
fair market value. We will find fair market value of that particular property in 2011-12. जो उसका अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या करेंगे हम लेंगे, whichever is higher. अगर फॉर एग्जांपल ये जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका 2001-2 में फॉर एग्जांपल अमाउंट आ गया 15 लाख, तो बताओ कितना लेना है, 10 लाख लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और 15 लाख, which amount we will take, 10 or 15? नहीं समझा? नहीं समझा ये वाला पॉइंट? टेल मी. 15 लाख. यस, 15 लाख लेंगे, है ना? ठीक है, एब्सोल्युटली राइट. 15 लाख आ जाएगा एंड उसके बाद में देखोगे तो देखो 15 लाख आ गया तो ये 2001-2 का आ गया है, देन इसका तो इंडेक्स नंबर है ना, तो इसके बाद हम 1920 का ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेंगे. आई बात समझ में? ठीक है, हमारे पास इंडेक्स ओनली 1-2 के बिफोर का नहीं है, बट 1-2 तक हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन उसके बाद में तो हमारे पास अवेलेबल है इंडेक्स. ठीक है सर, अगेन आई हैव अ डाउट आपकी तरफ से. सर अगेन आई हैव अ डाउट कि सर ये इंडेक्स नंबर ये जो 100 है देन उसके बाद में 1 2 2 3 4 5 ऐसे करके कंटिन्यू, तो हमें बाय हार्ट करना होगा, याद करना होगा? एब्सोल्युटली नॉट. वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2001-2 का कितना है, ठीक है, 4 5 16 17 18 19 का कितना है, ठीक है, वो आपको क्लियरली गिवन होगा. ठीक है, तो याद नहीं करना है, बट फिर भी आपको स्टार्टिंग इज 2001-2, इसका इंडेक्स नंबर इज 100 एंड अभी का प्रीवियस ईयर का कितना है 289. बस ये दो आप फिर भी ऑलमोस्ट ध्यान में रखो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो ये आपको पूछ सकता है. ठीक है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है कि 1-2 में CII इज कितना 100 एंड 1920 में 289. क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? सर नो सर नो. श्योर? बाकी लोग किसी को और डाउट है इसमें से? No, sir. ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट डोंट वरी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इजी. ठीक है, सो देखो क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ. ठीक है, पहले PDF शेयर कर लेता हूँ. कैपिटल गेन चार्जिंग सेक्शन 45. देखो मैंने थोड़ा सा इसको क्रिएटिव किया है ताकि आप दिमाग में रख सको. ठीक है, कैपिटल गेन, कैपिटल टैक्स. ओके, so any profit or gain arising from the sale or transfer of capital assets affected on the previous year is chargeable under the head capital gain. Okay, it is considered to be income of the previous year. ये previous year का ही income होना चाहिए तो ही हम capital assets को ले सकते हैं. Then उसके बाद में definition दिया है movable, immovable, tangible, intangible, कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है, and देखो यहाँ पे एक provision लिखा है, ये provision आपको ध्यान में रखना है कि वो capital gain कब होगा. ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, देन ओनली 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो ही हम उसको कैपिटल गेन अज्यूम करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल गेन, मतलब एक्चुअली में कैपिटल असेट्स होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हवे में ही सोच लिया मैंने, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी था, ठीक है, नहीं चलो हाउस प्रॉपर्टी नहीं, गोल्ड का एग्जांपल. फॉर एग्जांपल गोल्ड मेरे पास था 2 kg एंड अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि गोल्ड का प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो गया है ऑलमोस्ट 5000 या 6000 पर ग्राम से. ठीक है, तो अगर मैंने जस्ट ऐसी थिंक कर लिया कि हाँ अरे मुझे लॉस हो गया, तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं सर. नहीं. ठीक है, वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस होना चाहिए, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए. देन उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स. ट्रांसफर मींस आपने उसका जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब आपके नाम पे है तो वो ट्रांसफर होना चाहिए, किसी और के नाम पे होना चाहिए. भले आप एज अ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो, मींस विद कंसिडरेशन आपने ट्रांसफर किया है और विदाउट कंसिडरेशन आपने ट्रांसफर किया है. सर व्हाट डज इट मीन विद कंसिडरेशन? विद कंसिडरेशन मतलब आपने पैसे लेके ट्रांसफर किया है या फिर गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है. ठीक है, ये बात ध्यान में रखो. सो फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स, सेकंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स
एंड थर्ड उससे क्या होना चाहिए आपको, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट या गेन, ठीक है, देन ओनली वो आपका क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन माना जाएगा। ओके, क्लियर है ये पॉइंट कि कैपिटल गेन कब हम अज्यूम करेंगे, टेल मी। Yes, sir. ओके, सो चलो बता दो जरा फटाफट। कैपिटल गेन अज्यूम करने के लिए 3 पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इट शुड The बी existence of capital asset. existence of Exist capital, करना second Transfer. ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, मींस उसका जो टाइटल है वो ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, एंड थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, Profit Profit and and gain. gains. प्रॉफिट एंड trans- गेन, बिकॉज़ इन केस ऑफ from लॉस transfer. गवर्नमेंट थोड़ी ना आपसे टैक्स मांगने वाली, ठीक है, सो ये 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में देखो कैपिटल एसेट्स का यहाँ पे सेक्शन है, एंड देन उसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे वो सब दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, ये वाले के ऊपर कर देखो आर्गुमेंट हुआ था शायद से, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हुआ था कि बिजनेस से होना चाहिए या प्राइवेट भी, जरूरी नहीं है, वेदर कनेक्टेड और नॉट। देन एनी सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें आपकी क्या मानी जाएगी, कैपिटल एसेट्स में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। देन नेक्स्ट आर दीस कैपिटल एसेट, देखो यहाँ पे एक मैंने ये शेयर किया है, उसमें से आपको बताना है, आंसर भी लिखा ही है, बस थोड़ा सा देख लो, जस्ट चेक इट, क्या क्या कैपिटल एसेट्स हैं और क्या नहीं। सो देखो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर रखा है, ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कैपिटल एसेट्स है। वर्कर, नो। No. मशीनरी, यस, कैपिटल एसेट्स। व्हीकल, यस। न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पेपर कैपिटल एसेट है, नो, ठीक है। देन उसके बाद बिल्डिंग्स, यस, कैपिटल एसेट्स। यहाँ पे देखो ये दोनों भी क्या है, रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, वुड हो गया या फिर स्टील हो गया, पाइप्स हो गए, ये सब रॉ मटेरियल है। सो रॉ मटेरियल क्या है, कैपिटल एसेट्स नहीं हो। ओके, क्लियर है ये वाला चार्ट सबको? टेल मी इफ एनीवन हैव एनी डाउट। Yes, sir. ओके, अच्छा चलो ये क्लियर हो गया, मैं थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये क्या है, न्यूज़पेपर, इज दिस कैपिटल एसेट? No. No, sir. बट अगर मैं इसमें कुछ प्रीशियस मेटल अटैच्ड करके देन इसको सोल्ड करूं, Capital तब asset. होगा। तब यस, तब क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक चार्ट काम में आया, ठीक है। देन उसके बाद में देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो ये तो आपको बता दिया मैंने। देन उसके बाद में ये जो आपको मैं एक्सप्लेन किया था मैंने, वो वाला पार्ट है, ठीक है। एंड देन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में ये देखो, ये सब आप पीडीएफ वगैरह में शेयर कर दूंगा मैं, आप रीड कर लेना, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, एंड देन उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैसे फाइंड आउट करना है। यस, अच्छा ये वाला पार्ट देखो, ये जो मैंने लिखा था ना आपको, ट्रांसफर और ब्रोकरेज, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और एनी लीगल एक्सपेंस, ठीक है, डीड वगैरह बनाने के लिए, तो वो सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला दिया है, ठीक है, बट ये अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, विल एक्सप्लेन लेटर। यस, दिस इज द चार्ट, सी ये जो है चार्ट देख लो आप लोग, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके, ये ध्यान में रखना, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए CII है, मींस कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ओके। सो ये देखो कहां से कहां तक दिया है, 2001 में कितना था, 100। So 2001 previous financial year, मतलब previous year and assessment year 2-3. So CII was 100. ऐसे ही करते करते 2-3, 3-4, 4-5 करके यहाँ तक 2009-10 में 19-20 में 289 है। देख लो जरा, क्लियर? ऐसे चार्ट्स आपको दिए होंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो एक हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं,
आई थिंक इतना ये क्लियर है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी फर्स्ट वन, ठीक है, मिसेस सरिता, ठीक है, कोई नाम देगा अपना, जल्दी फटाफट नाम दे दो, किसका नाम ले फास्ट। Sweetie. Okay. So Miss Sweetie purchased a house property for rupees 2 lakh. For rupees 2 lakh in the year 1970-71. Okay, 1970-71 में CII था क्या? नहीं था। No, sir. No, है ना? So हमें क्या करना होगा? 2001-2 पे फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? लेट्स सी। So purchased a house property for rupees 2 lakh in the year 1970-71. Following expenses were incurred for the house property. Okay. So यहाँ पे क्या दिया है? Cost of construction in the year 1978-79 1,50,000. मतलब cost of construction करा उसने. So tell me, cost of construction means what? Cost of acquisition or cost of improvement? Improvement. Yes. Cost of construction means cost of improvement. So 1978-79 year में 150 का करा. Then cost of construction of first floor in the year 4-5 3,50,000. ये भी क्या होगा? Cost of this will also consider improvement. Yes. Next, alteration to house property in the year 2013-14 rupees 3 lakh. This will also be considered as Improvement. improvement. Okay. देखो कितनी improvement करा है टोटल, इसने 3 improvement करा है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या लिखा है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1st April 2001 is rupees 5 lakh. Full stop. Can anyone tell me ये क्या है? What is this? जो 2 लाख का घर लिया था वो 5 लाख का हो गया। Yes, वो 2 लाख रुपीस जो अमाउंट दिया है ना, लेकिन ये कौन से ईयर में? 1970-71। उस टाइम पे we don't have CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करा हमने 1st April 2001 से 5 लाख। सो टेल मी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? 2 लाख और 5 लाख? 5 lakh. 5 lakh. Yes, ठीक है। Then next, the house property is sold to Mr. Alok in the previous year 2018-19 for rupees 50 lakh. Okay, so what is 50 lakh? 50 lakh is the selling price, means full value of consideration. Okay, अच्छा, लेकिन यहाँ पे किसी ने नोटिस किया what is the previous year? 2018-19. 18-19 is the previous year. So what will be the assessment year? 1920. 1920. 1920. ओके, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कर रहे थे ना, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और पहले का दिया है, सो डोंट कंफ्यूज। ओके, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज रुपीस 5,000। ओके, सो ये एक्सपेंसेस भी माइनस हो जाएगा। ओके, 5,000 वी विल डिडक्ट। सिंपल। क्या लिखा है? कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। ओके, एंड सीआईआई भी गिवन है। देखो सीआईआई 1-2 का कितना है? 100, 4-5 113, 2013-14 200 and 2018-19 280। टेल मी, क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, सो नेम ऑफ द एसएससी देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है ये क्वेश्चन में? 2018-19, असेसमेंट ईयर 2019-20, लीगल स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे क्या लिखना है? वी हैव टू राइट कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर देना है।
पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, सो फर्स्ट क्या आता है, जस्ट पहले फॉर्मेट यहाँ पे लिख देते, ठीक है। आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूँ, फॉर्मेट यहाँ पे लिख देते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मींस सेलिंग प्राइस, देन माइनस क्या होगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड देन माइनस एक्सपेंस ट्रांसफर, ठीक है, मतलब ट्रांसफर का पैसा वो भी माइनस हो। तो ये तीनों को टोटल करके यहाँ पे लिखना है, एंड देन वी विल गेट फाइनल आंसर। ओके, सो टेल मी, आपके पास ऑलरेडी क्या गिवन है? फर्स्ट वन क्या है फॉर्मेट में, टेल मी। यहाँ पे आप बोर्ड पे देखो जरा, फर्स्ट वन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 50 लाख। 50 लाख। सो यहाँ पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में 50 लाख लिख देना है। ओके, सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 50 लाख। नेक्स्ट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा? सी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला इज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना भी एक्विजिशन का कॉस्ट है वो अमाउंट डिवाइड बाय CII in the year of acquisition or on 2001 to whichever is later, multiply by CII for the year of सेलिंग। देखो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? जस्ट अब ये इतना लेंथी लिखा है उस पे फोकस नहीं करना। फर्स्ट क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेंगे? टेल मी। 2 लाख और 5 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? 2 लाख आएगा या 5 लाख आएगा? 5 लाख। 5 लाख। यहाँ पे मैंने 5 लाख लिख दिया, डिवाइड बाय CII इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। हमने एक्विजिशन कब किया? एक्विजिशन तो 1970-71 में किया। क्या उस टाइम पे CII अवेलेबल था? नो सर। नहीं। तो देखो क्या लेने के लिए बोला है यहाँ पे, अगर अवेलेबल नहीं है तो 2001-2 और whichever इज लेटर, तो कौन सा लेंगे? 2001-2 का ही अवेलेबल है ना हमारे पास। यस सर। सो 1-2 का कितना है? 100। So divide by 100 and multiply CII for the year of selling. कौन से ईयर में हमने सेल करा? In which year we sold the 1819. property? 1819. So check it. 1819 का कितना है? 280। 280. So just multiply by 280. That's it. ठीक है, सॉल्व करके बताओ जरा, किसी के पास कैलसी है? Just because I don't have. Just कितना आएगा? जल्दी जल्दी। $14 lakh. 14 लाख। ओके, राइट है ना? ओके चलो। सो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 14 लाख। तो यहाँ पे हम कितना लिखोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 14 लाख एंड ब्रैकेट में जस्ट राइट वर्किंग नोट, ओके, ताकि वो एग्जामिनर जो है यहाँ पे देख सके, ठीक है। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 14 लाख। इज इट क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो सबको? टेल मी। यस सर। ओके, एंड सिमिलरली अभी क्या कैलकुलेट करना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए भी वर्किंग नोट, ठीक है। एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या हो जाएगा पता है आपको? देखो चेंजेस क्या हो जाएंगे। सी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका सिमिलर टू उसके जैसा ही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड बाय CII फॉर द इंप्रूवमेंट ईयर।
ठीक है, जो ईयर में आपने इंप्रूवमेंट करा है उसका इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ सेलिंग ईयर, जो ईयर में आपने सेल किया है उसका। मतलब देखो चेंजेस क्या हुआ, सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज किया मैंने, जो प्रीवियस फॉर्मूला था जस्ट ये वाला पार्ट चेंज किया। वहां पे क्या था, CII कौन सा, जो ईयर में हमने एक्विजिशन करा हाउस प्रॉपर्टी का वो, एंड इसमें क्या आ जाएगा CII जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया गया है, दैट्स इट। ओके, सो फॉर्मूला देखो, COI कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड बाय जो ईयर में आपने इंप्रूवमेंट किया है वो, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग ईयर का CII। तो हमारे पास दोनों भी रेडी है, ये भी रेडी है और ये भी रेडी है और ये भी रेडी, तीनों भी रेडी है। देखो टेल मी फर्स्ट, टोटल कितने इंप्रूवमेंट्स है, टोटल कितने इंप्रूवमेंट्स? 3 improvement. 3 इंप्रूवमेंट्स। ओके सर, लेकिन 3 इंप्रूवमेंट्स है, बट यहाँ पे देखो 1978 में इंप्रूवमेंट किया, 2004, 5 एंड 13, 14, बट इंडेक्स्ड में 4, 5 ही है एंड 13, 14 इज अवेलेबल ओनली, 78, 79 का अवेलेबल नहीं है। सो द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर आपने 2001-2 फाइनेंशियल ईयर के पहले इंप्रूवमेंट करा है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सेज कि अगर आपने 2019-20 के 2001-2 के पहले क्या किया है, क्या किया है आपने, इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो देखो ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द ईयर 1978-79 है, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो 150 ऐसे ही वेस्ट गया। बट जो फर्स्ट फ्लोर 4-5 में बनाया था एंड देन अल्टरेशन किया 13-14 में, ये दोनों का आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो देखो कैसे करना है, यहाँ पे 2 है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर 2004-5 एंड देन इसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फॉर 2013-14। ओके, जस्ट कैलकुलेट करते हैं, देखो जस्ट फिगर आउट करना है। 4-5 में कितना था COI, इंप्रूवमेंट अमाउंट इज 350। सो 350 डिवाइड बाय कौन से ईयर में हुआ, 2004-5 का CII क्या है, व्हाट इज द CII ऑफ 2004-5? 113. So divide by 113 and multiply by CII of selling year. So selling year which year? 18-19. 18-19. So multiply by 280. That's it. Answer आ गया। Similarly इसका भी करते हैं 13-14 का। Cost of improvement in 13-14 is 3 lakh. Yes or no? Yes. Divide by, ये आप बताओ, CII for 13-14 200 and multiply by CII of selling year 280. मतलब 280. That's it. Just calculate करो first. First वाले का 4-5. How much? 8,67,000. Okay, 8,67,000. No, sir. 8,67,256.6. So 256.6. That means 257. Huh. Okay. 867, 257. Okay. Right enough. Please check it out. Okay. Next, second one, 13-14. 4,20,000. 420. Okay. So देखो cost of improvement total COI is 12,87,257. ठीक है, so यहाँ पे आ जाएगा indexed cost of improvement is 12,87,257. Okay, and what's the transfer price? Transfer price is 5,000. 5,000. 5,000. That's it. ठीक है, and then अब क्या करना है, तीनों का टोटल, all three total is 14 और ये 26,92,257.
राइट है क्या? चेक करो 26,92 257 एंड देन आपको क्या करना है माइनस 50 लाख माइनस दिस डू इट हाउ मच माइनस कर दो कितना आ जाएगा देखो 10 माइनस 23 lakh 7,743 743 ओके 22,07,743 राइट सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना बिकॉज पॉजिटिव आंसर क्लियर और नॉट समझ में आया सबको Yes, sir. yes sir. Yes. ओके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज वो सिर्फ फॉर्मूले की वजह से जस्ट फॉर्मूला आपको देखना है बिकॉज फॉर्मेट में तो कुछ नहीं ठीक है देख लेते हैं आंसर सी 50 lakh is the selling price 14 lakh cost of acquisition ये राइट है सी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मे बी रॉन्ग हमने कैलकुलेट किया है सी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इतना आएगा देखो सॉल्यूशन Excuse me, sir. यस यस Sir, can I take the attendance? हाँ श्योर श्योर Yeah. Switch on your videos, everyone. स्विच ऑन इसको स्टॉप करना पड़ेगा टू स्टॉप ओके आज एकदम शांत शांत लग रहा है आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्या टुडेस क्वेश्चन No. टफ लग रहा है टेल मी इतना भी टफ नहीं है अरे खतरों के खिलाड़ी बनो ओके ओके वो तो भूल ही गया मैं आपको एक बात तो कहना भूल ही गया पूछो क्या क्या मुस्कुराइए आप मस्जिद सर के लेक्चर में है देखो ये बोलते ही मुस्कान आ जाती है विषय डन ओके ओके सो जस्ट यहाँ पे आ जाओ फटाफट प्लीज जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स अच्छा ओके स्लाइटली ना कोई बात नहीं नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम एकदम ऐसा हलवा बना देंगे ओके डोंट वरी सो जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स ओके सो देखो यहाँ पे हमने आई थिंक जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक है देखो ये 5 लाख इंटू 280 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 किया हमने कितना आया 14 लाख ये तो आंसर राइट है ठीक है अपना भी इतना ही आया था देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में हमने क्या किया देखो 45 का 350 ठीक है इंटू 280 डिवाइड बाय 130 आंसर इज 867 256 ओके ये भी राइट है 867 256 ओके एंड देन उसके बाद में 13 14 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 280 एंड डिवाइड बाय 220 ओके हमने 200 लिया है एक सेकेंड लेट्स चेक Because sir 200 ही है उसमें. अच्छा 13 14 का कितना है 220 अच्छा ओके ओके यस 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 टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे 200 ही दिया है ना ओके हाँ. ओके ओके नो प्रॉब्लम सो जस्ट अमाउंट का जस्ट ये अगर मैं यहाँ पे 220 कर दूं तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है क्लियर सो ये फॉर्मेट समझ में आया सबको टेल मी फॉर्मेट समझ में आया कैसे Yes, सॉल्व sir. करना है ठीक है ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे एक दो देन वी विल अंडरस्टैंड मोर ओके सो आई थिंक टाइम अप सो थैंक्स फॉर टुडे okay thanks for today tata Thank you, sir. take care stay safe stay home bye bye